पुलिस साहब को आमंत्रित करता हूँ, माननीय पुलिस साहब आएँ और हम लोगों को अपने एक्सपीरियंस से अवगत कराएं, समाज में पूरे बहुजन समाज को कैसे जोड़ सकते हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। आदरणीय आर पुलिस साहब। इन्होंने 1000 रुपये का चेक भी दिया है बहुजन पैगाम के लिए। वो आते आते सबसे पहले इन्हीं ने चेक दिया था, तो मैं आप लोगों को नोटिस में लाना चाहता हूँ। और पहले भी ये करते रहे हैं, कभी भी प्रोग्राम में आए हैं, इनका सहयोग हमेशा रहा है। आइए पुलिस साहब। भगवान बुद्ध बाबा साहब को नमन करते हुए मंच पर बैठे हुए रिटायर्ड जस्टिस कर्नल साहब, डॉक्टर गौतम, आरवी कौल जो हमारे 40 साल पुराने साथी हैं, यहाँ आए, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और हम लोगों को से रिक्वेस्ट करने से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने उसका भी रेफरेंस दिया कि उन्होंने हमारे गांव में आज के करीब 35 साल पहले फाइनेंस मिनिस्टर रामस्वरूप वर्मा, भारती जी और कौल साहब ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाई थी। इसके अलावा मैं जो सबसे बड़ी चीज़ बताना चाहता हूँ, लोग वो बताते नहीं हैं। एक तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एक हमारे सफाई कर्मचारियों की जो समस्या उन्होंने बताई थी कि हमारे यहाँ 65,000 सफाई कर्मचारी हैं, जिससे 35,000 रेगुलर नहीं है। तो इन समस्याओं के लिए गवर्नमेंट ने वादे किए रेगुलराइजेशन के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि इनको ऐसा एक एक्शन हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होना चाहिए। मुझे याद आती है, एक बार मैं सिद्धार्थ कॉलेज बॉम्बे में बैठा हुआ था, तो वहाँ सिद्धार्थ कॉलेज के प्रिंसिपल पीटी बोराले से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारियों की समस्या यहाँ बॉम्बे में बहुत बड़ी थी और उस समय पीटी बोराले साहब 1949 की बात है, वो मेयर हुआ करते थे। बाबा साहब उसमें विधान परिषद में थे, तो बाबा साहब ने कहा भाई इन सफाई कर्मचारियों की समस्या को सुलझाने के लिए ऐसा किया जाए कि जितने बॉम्बे के गटर सब ब्लॉक कर लो और 2 दिन में समस्या सुलझ जाएंगी। तो मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं कभी पार्क घूमने जाता हूँ, हमारे सामने 3 किलोमीटर लंबा पार्क है, और मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि भाई आपको कितनी तनख्वाह मिलती है, तो वो सफाई कर्मचारी बताते हैं बेचारे कि मुझे महीने में 3,000 रुपया मिलते हैं। तो वो जो 3,000 रुपया महीने सफाई कर्मचारी को मिलते हैं, वो पूरे 1 महीने में, जबकि हमारी सोसाइटी में जो चौकीदार है, जो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ बैठा रहता है गेट पे, उसको 12,000 रुपये मिलते हैं। तो आप सोचिए कि हमारे सफाई कर्मचारियों की समस्या और उनके खाने पीने की समस्या और उनके एजुकेशन की समस्या कैसे सुलझ सकती है। वो हमेशा बिलो पॉवर्टी लाइन ही रहेंगे। तो इस लाइन में हमें सोचना चाहिए। इसके अलावा अब हम आते हैं बाबा साहब के पॉइंट पर। बाबा साहब ने कहा एजुकेशन की बात की। एजुकेशन के मामले में हम देखते हैं कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, IAS बन जाते हैं, PCS बन जाते हैं, बड़ी बड़े ओहदों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन एजुकेशन के बारे में सरकार क्या कह रही है, नेशनल एजुकेशन प्लान कैसा बन रहा है, क्या उस प्लान के अंतर्गत हमारे जो गिरे पिछड़े के लोग हैं, OBC के जो लोग हैं, MCD के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनको शिक्षा वो मिल सकती है। अभी गौतम साहब को मैं कल ही की बात बता रहा था कि हमारी सरकार ये कह रही कि MCD के जो स्कूल हैं उसमें अंग्रेजी न पढ़ाई जाए। तो उसका जवाब हमारी आम आदमी पार्टी ने दिया कि अगर आप कहते हैं कि MCD में अंग्रेजी न पढ़ाई जाए, तो आप अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि गरीब समाज का बच्चा अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तो वो ऊंची नौकरियों में और उच्च शिक्षा में नहीं जा सकता है।
और एक अब कर्नल साहब आर्मी के हैं, इसलिए मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, अब एक नया नियम एनडीए में जाने के लिए आर्मी में जो कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू जाते हैं या आईएमए के थ्रू जाते हैं, और जितने भी आर्मी के जवान जाते हैं उनको कहते हैं एनसीओज, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। तो जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, पहले ये होता था कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एनडीए के थ्रू जाते थे। आर्मी में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आर्ट साइड का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो या साइंस का हो, सब जा सकते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये नियम 2 साल से लगा दिया है कि एनडीए में बैठने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कैंडिडेट की क्या होनी चाहिए, यानी उस कैंडिडेट के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मिनिमम 62% मार्क्स होने चाहिए, तब आप एनडीए की परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि हमारे समाज के कितने लोग फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ते हैं। ये हमारे देश में एजुकेशन का हाल है। दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ कि ये जितने भी लॉ कॉलेज चल रहे हैं जहाँ पर हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम वाले जब हमारे ऑफिस में आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने किस मीडियम से एलएलबी किया है, तो कहते हैं साहब हिंदी मीडियम। तो हमारे बच्चे जी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में, वो कहते हैं साहब हिंदी मीडियम वाले हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में तो आप हिंदी बोल नहीं सकते हैं, तो हम आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं अपने अंडर। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले एजुकेशन में जागरूक होना चाहिए, इसी के बाद हमारा एजुटेशन हो सकता है, संगठन हो सकता है। और दूसरी चीज़ है रिजर्वेशन की बात। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन तो धीरे धीरे ख़त्म हो ही रहा है, लेकिन मैं अब बात करूंगा मंडल कमीशन की। मंडल कमीशन का मंडल कमीशन के पहले हमारे देश में जब शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन 26 जनवरी 1950 को जब लागू हो गया तो ओबीसी के सामने एक समस्या आई। तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा, जब उन्होंने अंडर दी प्रोटेस्ट कैबिनेट से रिजाइन कर दिया और हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ, वो 26 अलीपुर रोड चले गए। तो ओबीसी के लोगों ने कहा कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए साहब आपने बहुत कुछ कर दिया, तो हमारे लिए भी कुछ कीजिए। तो उस समय सोशल जस्टिस पटस्कर साहब थे पार्लियामेंट में, तो वो बाबा साहब के पास गए कि साहब आप कुछ रास्ता बताइए। तो बाबा साहब ने कहा कि बहुत छोटा सा रास्ता है, यू पीपल नाइदर एजुकेशनली बैकवर्ड एंड नॉट सोशली बैकवर्ड, फाइनेंशियली बैकवर्ड भी आप नहीं हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि अपने लोगों में बड़े आदमी पैदा कर लो, और जब आप बड़े आदमी पैदा कर लोगे तो ये समस्या सुलझ जाएगी। पटस्कर साहब को ये दिमाग में बात नहीं आई, तो उन्होंने कहा साहब ये बात जो आप कहते हैं कि बड़े आदमी पैदा कर लो, ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। तो बाबा साहब ने जवाब दिया, बड़े आदमी पैदा करने का मतलब है कि सिंस यू आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, अपनी सोसाइटी में 1, 2 और 3 के अनुपात में डॉक्टर, इंजीनियर और एडवोकेट पैदा कर लो, एंड यू विल बी इन ए पोजीशन टू प्ले द डोमिनेंट रोल इन द सोसाइटी। तो जब समाज शिक्षित हो जाएगा, शिक्षा बराबर हो जाएगी, तभी आप उनकी बराबरी कर सकते हो। बाकी रिजर्वेशन का जो हाल है, लेटरल एंट्री हो रही है, उसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद आती है समस्या कि ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग एक कैसे हो। बाबा साहब ने एक ही रास्ता, जो 13 अक्टूबर सन 1935 को यमुना नरसिंह कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने अपना प्रण किया था, जब वहाँ पर हमारी महिलाएं, हमारे समाज की औरतें वहाँ आई थी भाषण सुनने के लिए, वो अर्धनग्न अवस्था में थी, वहाँ बाबा साहब रो पड़े थे। तब उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मैं मरूंगा, हिंदू धर्म में रहकर मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। जिसका क्रियान्वयन बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर में 5 लोगों के साथ वो बौद्ध बने थे। उसी दरमियान कुछ ओबीसी के लोग बने, हमारे यहाँ के ललन सिंह यादव,
वो बुद्धिस्ट बने, वो 1957 में बने, और हम लोग जब नौकरी में आ गए उसके बाद बुद्धिज़्म की तरफ गए और बुद्धिस्ट बने। अब जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, अब बहुत से लोग, जैसे कि 20 नवंबर 1990 का एक विश्वनाथ प्रताप सिंह जी समय हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था कि जो लोग हिंदू लिखते हैं वो अपने नाम के आगे अगर बौद्ध लिखेंगे तो उनको रिजर्वेशन का फायदा होगा, दे विल नॉट बी डिप्राइव्ड। अब प्रश्न ये है कि रिजर्वेशन का फायदा किसको मिलेगा? बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट आर्डर 1950 और 51 जब लिखा था, उस समय वो हिंदू थे, तो उसमें शेड्यूल कास्ट का आर्डर 1950 और 51 में साफ लिखा हुआ है, हु आर द शेड्यूल कास्ट। जो शेड्यूल में ये जातियां दी हैं, दीज हिंदूज दे आर द शेड्यूल कास्ट। एमंग सिख, हु आर द शेड्यूल कास्ट, जिसमें मजहबी सिख, आदि धर्मी, सिकलीगढ़ ही हैं, दे आर एंटाइटल्ड। लेकिन जब बाबा साहब 56 में बुद्धिस्ट हो गए, तो वो चीज़ बाबा साहब की जो है, आप मानते हैं कि वो बुद्धिस्ट हो गए सिर्फ लिखने से, ये गलत है। क्योंकि अभी तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। तो इट इज जस्ट लाइक ए सेपरेट इलेक्टोरेट। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 बना, उसमें ऐसा कोई क्लास नहीं है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट सेक्शन 33 क्लास 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन का फायदा उसी को मिलेगा, कंसेशन उसी को मिलेगा जो सर्टिफिकेट देगा कि हम फला फला जगह के शेड्यूल कास्ट हैं। तो जब बुद्धिस्टों का कोई प्रोग्राम ही नहीं है, तो लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन रहता है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, कुछ दिन पहले हमारा प्रीएम्बल चेंज करने की बात हुई, सेक्युलर शब्द को उड़ाया गया, प्राइवेट जो पब्लिशर है उन्होंने छाप भी दिया। तो मैंने लोगों से कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन प्राइवेट पब्लिशर छापते हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी लॉ कॉलेज में पढ़ाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन वही सही है जो हम लोगों ने लॉ कॉलेज में पढ़ाया है। मैं लॉ कॉलेज का नॉर्थ कैंपस का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है। तो हमने कहा कि ये वही कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को पढ़ना चाहिए जो लॉ कॉलेज में पढ़ा है। एक सज्जन कमिश्नर साहब का टेलीफोन आया कि साहब मैं कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा है। तो मैंने कहा लिखा किसने है? कल वो फलाने IAS सेक्रेटरी। हमने कहा उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? कहते साहब वो MA पास है। हमने कहा एक IAS अफसर जो MA पास है, वो नुक्ताचीनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसको क्या पता? हमने कहा जो लॉ कॉलेज में किताब पढ़ाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन, वो पढ़िए तो हमारे लोगों को सही ज्ञान होगा। तो ये रिजर्वेशन का फायदा जो लेना चाहते हैं वो ले, लेकिन जो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन है उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमारे पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि आप ये नहीं सोच सकते कि काबुल में सारे डरबी घोड़े होते हैं, वहाँ गधे भी होते हैं। जनरल में आजकल आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वहाँ ज़्यादा गधे हैं। अगर हमारा कैंडिडेट अगर आप पब्लिक स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे जनरल को हमेशा सुपरसीड करेंगे। आज हमारे बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं और मेडिकल कॉलेज में टॉप करते हैं, वो जनरल से टॉप करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमारे बच्चे वहाँ MCD के स्कूल में मैंने नहीं पढ़ाए। मुझे पता था कि एज ए क्लास 1 ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इतने उसमें 1.5-2 लाख रुपए की, जैसे अब आजकल 2.5 लाख का हो गया है। जब इसकी आमदनी ज़्यादा है तो शेड्यूल कास्ट लिखने की क्या जरूरत है? अपना धर्म। अब नई सेंसस हो रही है, बाबा साहब कहते थे कि जो नई सेंसस हो रही है उसमें आप अपने को शेड्यूल कास्ट मत लिखवाइए, आप अपने को बुद्धिस्ट लिखवाइए, यू विल बी ट्रीटेड एज ए जनरल। तो आजकल चाहे IAS हो चाहे IPS हो, हमारे तमाम एग्जाम्पल हैं। जो लोग जनरल से गए हैं, IAS बने हैं, IPS बने हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर सिलेक्टेड एंड दे आर ऑन दी टॉप, दे हैव बीन अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो। तो ये कॉम्प्लेक्स छोड़ देना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें एजुकेशन के बारे में जागरूक होना चाहिए। तीसरी चीज़, मंडल कमीशन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1993 पेज नंबर 477 में जस्टिस सुब्बा राव के सामने जब आर्गूमेंट हो रहा था तो लोगों ने ये कहा
कि these candidates belonging to the OBC and scheduled caste etc. they are not meritorious। तो उसमें जब डिस्कशन हुआ तो जस्टिस सुब्बा राव ने पूछा कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ कॉम्पिटेंसी, मेरिट का क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। तो पता चला आर्गूमेंट का मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि यू शुड बी ग्रेजुएट। नाउ यू आर ग्रेजुएट either BA third class or BSc third class or MA or LLB। since you have qualified the degree you are entitled to appear in IAS। then what is the question of merit and demerit। अल्टीमेटली वो मंडल कमीशन की बात मानी गई और जो 27% रिजर्वेशन था वो लागू हुआ। बाद में जस्टिस कानिया ने कहा कि ये रिजर्वेशन जो है 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% शेड्यूल ट्राइब और 27% ओबीसी का। ये प्रपोजल हमारे आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने 10 अगस्त 1990 को जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रखा कि ओबीसी के लोग 54% हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडी में वो सिर्फ 5% हैं, तो दे आर इंटाइटल्ड फॉर 27% रिजर्वेशन। अल्टीमेटली वो नवंबर 92 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया। लेकिन मंडल कमीशन के अंदर ये कहीं क्लास नहीं था कि जिसकी आमदनी 8 लाख से ज्यादा है वो क्रीमी लेयर में है और वो ओबीसी का आदमी रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पाएगा। ये बिल्कुल गलत है, सुपरफ्लुअस है। और ये ब्राह्मणवादी जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, जिस आदमी ने वकालत की थी, हमारे मान्यवर लालू जी जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए तो उनको कोई ओबीसी का वकील नहीं मिला, जो मिला उसी ने ये उसमें एक क्लास डलवा दिया कि ओबीसी की अगर 8 लाख से ज्यादा आमदनी है तो उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं होना चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ी चीज यही है कि ओबीसी का आदमी अगर 8 लाख से ज्यादा उसकी आमदनी है तो वो बच्चा ओबीसी का अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकता है, वो हर जगह क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन जो गरीब का बच्चा है वो एमसीडी के स्कूल में पढ़ेगा, गांव में प्राइमरी स्कूल में जहां से हम लोग पढ़ के आएंगे, अल्टीमेटली वो इनकॉम्पिटेंट रह जाएगा। और जो 8 लाख से जिनकी ऊपर की आमदनी है वो भी दे विल आल्सो बी डिप्राइव्ड। तो ये हमारा अमेंडमेंट होना चाहिए, इसमें पब्लिक इंटीग्रेशन लिटिगेशन डालना चाहिए। ये क्लास जो इट हैज बिकम ऑब्सोलीट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर ये जानबूझ करके ये डाली गई है ओबीसी के लिए मंडल कमीशन में, ये नहीं होना चाहिए। मैं रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी रहा, हमारे साथ ओबीसी के भी लोग थे, मैंने उनसे कहा भाई मैं उसका मेंबर हूँ और आप भी आइए, यू मस्ट फाइट फॉर द सेक ऑफ ओबीसी। तो सम पीपल दे गॉट अवॉइड। अब वो डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, वो कहते आपने ये बात कैसे कर दी। तो मैंने कहा आई एम रिप्रेजेंटिंग शेड्यूल कास्ट, यू हैव टू रिप्रेजेंट ओबीसी। तो इस तरह का लोगों में क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि शिक्षा के बारे में हम लोगों को जागरूक होना चाहिए कि हमारे बच्चे जब तक फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे दे विल लैग बिहाइंड। हम लोग भी गांव से आए हैं, उस समय कोई गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं होते थे और हम लोग अब यहाँ तक आ चुके हैं। लेकिन अब मुझे खुद इस चीज़ का दुख होता है कि अब हमारे गांव के लोग हमारी पोजीशन पर वो कैसे पहुंच पाएंगे जब तक ये शिक्षा का सुधार नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो नेशनल एजुकेशन प्लान चला है गवर्नमेंट का, ये सिर्फ मनुस्मृति को लागू करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अभी एक दिन मैं परसों जजमेंट पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले हाई कोर्ट का कि मनुस्मृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अरे जब सीखने को मिला है वो इतने अनभिज्ञ हैं ऐसे जस्टिस कि जिसमें मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि स्त्री शूद्रों ने दियताम, स्त्री और शूद्र को चाहिए कि वेद विद्या का अध्ययन ना करे, और अगर करे तो उसमें लिखा है कि उच्चारण जीव्या छेदा, उच्चारण करने पर जबान कटवा ली जाए, और अगर वो सुने तो श्रवणे सर्वजति परिपूर्णम, सुनने पर गरम गरम कान में नांगा पिलवा दिया जाए। और अगर शूद्र धन की इकट्ठा करे तो कहते शूद्र शक्ति ना धन संचय ब्राह्मण उपादते। ये मनुस्मृति का सिद्धांत है कि अगर शूद्र अपने परिश्रम के द्वारा भी धन को इकट्ठा करे तो राजा का कर्तव्य है कि वो धन छीन ले और गरम गरम लोहा उसके चूतड़ों में छुआ करके देश निकाला की सजा कर दे। ये है। अब एक दूसरी चीज मुझे याद आई, कॉमन सिविल कोड। हमारी सरकार कहती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए हम
कॉमन सिविल कोड लाएंगे और वो लागू करेंगे। अब मैं जो कॉमन सिविल कोड की लोग वकालत करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को ये चीज रखनी चाहिए कि जब आप कॉमन सिविल कोड की बात करते हो तो क्या हिंदू लोगों ने अपनी स्त्रियों को, अपनी महिलाओं को, अपनी औरतों को क्या उन्होंने बराबर का अधिकार दे दिया है? रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है कि स्त्री का कर्तव्य क्या है, तो उसमें लिखा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये कर्तव्य है स्त्री का। और पिता जैसे वर को चाहे, आगे लिखा है कि पति जो है अंध बधिर क्रोधी अति दीना, कि ऐसे पति कर की अपमाना, पाए नारे यमपुर दुखनाना। पति है, अंधा है, बहरा है, अज्ञानी है, ऐसे भी वर को वो स्त्री रिजेक्ट नहीं कर सकती है। ये है, तो उसमें 4 कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी है कि उत्तम के यश बस मन माही, सपने हुआ न पुरुष जगनानी। मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र रिज जैसे। पति वंचक परपति रति करई, रौरव नर के कल्प सति परई। वो चौथे तरह की स्त्रियां हैं। और उनका पनिशमेंट क्या है उन स्त्रियों के लिए कि अवसर पाए जन्म जह जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। ये आपका कॉमन सिविल कोड है। इनके यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है कि वो लड़की दूसरे जन्म में लड़की होती है और पुरुष पुरुष होता है, और फिर वो जब लड़की बनती है वहां जाके तो जवान हो जाती है, तो उसका एक अल्टीमेट पेनाल्टी बाकी रहती है। वो क्या कि भरी जवानी में विधवा हो जाती है। क्या ये जो सुधारक लोग हैं जो कॉमन सिविल की बात करते हैं, क्या रामचरितमानस से ये चौपाइयां डिलीट करवा देंगे? ये रामचरितमानस के बाल काट। इन सब चीजों को हम लोग समझना चाहिए, तभी हमारा समाज तरक्की कर सकता है। धन्यवाद।